कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया गया था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका शाह शुजा से प्राप्त किया गया था। रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध शाह शुजा से यह हीरा प्राप्त किया था। फिर 48 नंबर प्रश्न है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? शहरी कल्चर किससे संबंधित है? इसको मिलान करना है, तो ध्यान दें, इसको मिलान करना है आपको। एपीकल्चर, शहरी कल्चर, तो देखिए एपीकल्चर शहद की बात आएगी। फिर प्रश्न आया शहरी कल्चर, रेशम की बात आएगी। फिर आया पीसी कल्चर, तो ध्यान देना मत्स्य पालन आएगा। फिर आया विटीकल्चर, अंगूरों का पालन आएगा। इसी तरह अगर अपन आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के खिलाफ 20 जुलाई 2018 को अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाली पार्टी, ध्यान रखना ये प्रश्न अब पुराना तो हो गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, और वो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। याद कर लेना इस प्रश्न को, सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलुगु देशम पार्टी। अगला बिस्तु, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूंनामा आपसे पूछा गया किसके द्वारा लिखा गया था? यह प्रश्न है 850, यानी गुलबदन बेगम। इसके बाद में आपसे पूछा गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, मीठे पानी की भी है, याद करिएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध जो अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित हुआ, वह कौन सा युद्ध है जिसमें अंग्रेज भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे? वो था बक्सर का युद्ध। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किसका है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया तो CO2 का सबसे ज्यादा योगदान है, तापमान बढ़ाने में CO2 का सबसे बड़ा योगदान रहता है। फिर प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म यानी निधन जो हुआ था वो 16 अगस्त को हुआ था। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था। फिर प्रश्न है, रामचरितमानस तुलसीदास जी किसके समकालीन हुआ करते थे? तो याद रखना 855 का जो सही उत्तर है अकबर के समकालीन थे। फिर प्रश्न ये बना, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। फिर आपसे प्रश्न पूछा 10वें और अंतिम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। आपसे प्रश्न ये पूछा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ, ब्राजील में। फिर प्रश्न बना, भारत का वह राज्य जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री का निधन हुआ था? तो याद रखना गोपीनाथ बारदोलई असम के थे, इनका निधन सबसे पहले हुआ था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। फिर प्रश्न बना, मराठों का सबसे लंबा संघर्ष किस मुगल का शासक से हुआ था? यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा। फिर प्रश्न है, जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? सूरजमल जी को। फिर आपसे प्रश्न पूछा, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। फिर आपसे पूछा, भारत में साइक संधि का जन्मदाता कौन है? यह प्रश्न है, तो ध्यान रखना डुप्लेस साइक संधि का जन्मदाता है। 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 चरणों में। फिर प्रश्न पूछा गया, 10 साला पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई थी? टोडरमल जी के द्वारा। फिर प्रश्न पूछा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित। फिर प्रश्न पूछा गया, भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो। फिर प्रश्न पूछा गया, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इल्बर्ट बिल गवर्नर जनरल के संबंध में था। अगर आपसे पूछा कि किसके शासनकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया, तो याद रखना रिपन के समय लाया गया था। आपसे पूछा गया अगला प्रश्न, 1905 में उत्तरदायी कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। फिर प्रश्न पूछा गया, 17वीं लोकसभा
में कौन से चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव हुआ था? तीसरा चरण। फिर प्रश्न पूछा गया, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो ध्यान रखना, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो इसका उत्तर है तेग बहादुर। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो हम कहेंगे आल्पस। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, भारत में बंगाल बिहार 1893 स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले कौन थे? ये स्थायी बंदोबस्त की बात अगर आती है तो इसका उत्तर होगा कॉर्नवालिस, जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, क्योटो नगर कहां है? जापान में। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कौन है? तो केटीएस तुलसी भी है, गोपी सुब्रमण्यम भी है और स्वामी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भाई और कौन कौन है? स्वपन दास है, नरेंद्र जादव है, संभाजी छत्रपति है, रूपा गांगुली है, राम सकल है, राकेश सिन्हा है, रघुनाथ महापात्र है, सोनल मानसिंह है। मतलब सभी के सभी है, सभी उपयुक्त, सभी राज्यसभा मनोनीत है। कला साहित्य, कला साहित्य, समाज सेवा, समाज सेवा, याद है ना, विज्ञान, इनसे जुड़े होने चाहिए। ये प्रश्न है। फिर हमारा प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? ये प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो बिल्कुल सही क्रम यह है आपके सामने। नहीं भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि में आरोही क्रम में बात करनी है, और आरोही क्रम में अगर बात करेंगे तो ये सही नहीं है। आरोही क्रम में बात करेंगे अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, यानी इसका सी उत्तर होगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, प्रथम रेल लाइन 1853 में किन दो महानगरों के बीच? मुंबई और ठाणे के बीच। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, विश्व का पहला देश जहां भूमंडलीय कार्बन टैक्स लगाया गया? कार्बन टैक्स, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बन टैक्स लगाने वाला देश, जल्दी से जल्दी बताइए, कार्बन टैक्स किस देश ने लगाया? कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है? जल्दी बताइए। कार्बन टैक्स, वह देश जिसने कार्बन टैक्स लगाया, सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला देश। कार्बन टैक्स लगाने वाला वेरी गुड, न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का 11वां सम्मेलन कहां हुआ? ब्यूनस आयर्स में हुआ। फिर प्रश्न बना, ग्रांड ट्रंक रोड का शेरशाह सूरी। फिर प्रश्न पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो, चौथा मेडागास्कर। हिंदू धर्म पहला सुधारक किसे कहा जाता है? याद रखना, पहला धर्म सुधार आंदोलन किसे कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो याद करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्म समाज। फिर अपना प्रश्न है, निम्न में से मिलान करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बारिश का वर्गीकरण है, और बारिश का वर्गीकरण इस तरह से है कि काल वैसाखी की घटना है, पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। फिर आपसे आम्र वर्षा की घटना है, वह महाराष्ट्र और कर्नाटक में। फूलों की बौछार केरल, कर्नाटक, कॉफी के लिए होती है। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? सबसे पहले 1888 की बात है। तुलगमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किया था पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है, तुलगमा पद्धति तथा तोप खाने का प्रयोग खानवा के युद्ध में किया था। ध्यान रखना,
ये प्रश्न आता है कई बार। जावा और सुमित्रा किस देश के हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। फिर प्रश्न है, बंगाल में सती प्रथा का अंत करने का मुख्य समाज सुधारक सती प्रथा का संबंध है, याद करना, राजा राम मोहन राय। शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ। आईपीपीबी का पूरा नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर प्रश्न अगला, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद के दरवाजे का निर्माण विजय पथ किसकी विजय के याद में करवाया था? 893 नंबर प्रश्न। और याद करना है, यह जो उत्तर है सही इसका गुजरात। इसके बाद में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का। फिर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे है? आडियार में। अडियार। फिर प्रश्न पूछा, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा की प्राप्ति मौसिन राम। ध्यान से सुनना, इस बार वाली वर्षा की प्राप्ति महाबलेश्वर है। 2018 का अगर उत्तर आता, 19 का उत्तर पूछा जाता है तो ये उत्तर होगा। 2019 में अब तक फर्स्ट ये है। 2019 में ये फर्स्ट है, ये पहले फर्स्ट है। 2 दिन पहले आया था अखबार में, देख लो ये प्रश्न 2 दिन पहले का है, अखबार में आया हुआ प्रश्न है, बारिश वाला प्रश्न। सबसे ज्यादा वर्षा मानिसराम में होती है, मासिन राम में। लेकिन अगर आपसे पूछा 2018 में सबसे ज्यादा कहां है, तो 2018 में आपके सामने महाबलेश्वर। फिर अगला प्रश्न है, जय। जय में कौन कौन है? जापान, अमेरिका, इंडिया। यस, जापान, अमेरिका, इंडिया। मुगल प्रशासन मनसबदारी व्यवस्था प्रणाली को प्रारंभ किसने किया था? मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किसके द्वारा की गई? आपसे पूछा गया और यह कई बार आ रहा है, अकबर के द्वारा। जिब्राल्टर जल संधि आपको याद रखना है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। फिर आपसे पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती जी। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, मेरा टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि एक बार वापिस आपका सहयोग जरूरी है।
यस, देखिए आपके सामने नया प्रश्न आया है, 901 नंबर प्रश्न है और इसमें है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। महिलाओं की जनसंख्या पूछी है, तो याद रखना महिलाएं जो है वह है भारत में 587.4 मिलियन। अगर आपसे पूछा गया तापी गैस पाइपलाइन जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तापी गैस पाइपलाइन जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, यह प्रश्न पूछा गया, तो 1690 किलोमीटर लगभग है इसकी लंबाई। बाबरनामा पुस्तक जो तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखी गई थी, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा गया तो ध्यान रखना फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था अब्दुल रहीम ने किया था। फिर प्रश्न बना इंग्लिश चैनल स्थित कहाँ है। आपसे क्या प्रश्न पूछा, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। फिर आपसे प्रश्न पूछा भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई, विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का कितना प्रतिशत है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिलाएं कितना परसेंट है, 48.53% है। अगर आपसे पूछा वीवीपैट का पहली बार प्रयोग कहां हुआ, तो याद रखना नागालैंड में सबसे पहले प्रयोग हुआ था एक विधानसभा उपचुनाव में। यस, बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में महाबलेश्वर में हुई है सबसे ज्यादा वर्षा इस साल की। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल की सबसे ज्यादा वर्षा अब तक महाबलेश्वर में हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वह जो है वह आपको ध्यान रखना है मौसिनराम है, नंबर 2 पे चेरापूंजी है। लेकिन इस साल की वर्षा अब तक की सबसे ज्यादा जो दर्ज हुई है वह महाबलेश्वर, क्योंकि आपको पता होगा बाढ़ आ रही है अभी भी महाराष्ट्र में। यस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। कल का अखबार पढ़ लेना आप, कल या परसों का अखबार में आई हुई है न्यूज, परसों के अखबार में आई हुई है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है ये। यस, ये रिकॉर्ड है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। आपसे प्रश्न पूछा गया बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तब आपका क्या जवाब होगा। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। अब हमारा प्रश्न है सुमेलित कीजिए, इसको सही सुमेलित करना है, तो इसका सही सुमेलन होगा बेरिंग जल संधि। अगर आपकी आएगी तो अलास्का से जुड़ी हुई होगी। फिर आपसे पूछा गया डोवर जल संधि, तो ब्रिटेन और फ्रांस से होगी। फिर आपसे पूछा गया जिब्राल्टर जल संधि, तो स्पेन और उत्तरी अफ्रीका होगी। फिर पाक जल संधि भारत और श्रीलंका होगी। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है वेदों की ओर लौटो। अगर आपसे ये पूछा गया है तो यह स्वामी दयानंद जी ने कहा था, दयानंद जी ने कहा था, ध्यान से सुनना। फिर प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ध्यान रखना, अगर अधिकतम पूछ लेते तो क्या करोगे, तो यूपी, महाराष्ट्र, याद रखना बिहार और वेस्ट बंगाल, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य है, ये सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र की अध्यक्षता कौन थी, तो याद रखना मारिया फर्नांडा। जबकि 74वें सत्र की अध्यक्ष कौन है, तो तिजानी मोहम्मद बिंद्रे, तिजानी मोहम्मद बिंद्रे, ये इसके 74वें सत्र के अध्यक्ष है। और यह सत्र 17 सितंबर 2019 से शुरू हो रहा है, 17 सितंबर 2019 से शुरू हो रहा है। ओके, याद रखना, हाँ बिल्कुल 17 सितंबर 2019 से यह सत्र शुरू हो रहा है। यस, देखिए आपके सामने यूपी, महाराष्ट्र, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात। यस, यस, ये प्रश्न, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सुप्रभात। आगे बढ़ते हैं अपना प्रश्न। और अगला प्रश्न है 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था? 1679 में जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। फिर प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? कौन से तट पर है ऑस्ट्रेलिया के? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। फिर प्रश्न पूछा जनगणना के अंतिम आंकड़ों में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है 27.5%। और सबसे कम वृद्धि वाला कौन सा है? तो याद रखना नागालैंड सबसे कम वृद्धि वाला है, नागालैंड सबसे कम वृद्धि वाला है, माइनस में रही भाई। यस। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के 74वें सत्र, देखो ये प्रश्न आ गया। तिजानी मोहम्मद बिंद्रे, ये बिंद्रे है भाई, है ना, ये प्रश्न है। यस। अगला प्रश्न दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न है 18 नंबर। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना शाहजहां ने करवाया। फिर प्रश्न क्या बना? विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त कहां है? तो याद रखना विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त जो है ये फिलीपींस के पूर्वी तट पर स्थित है। याद रखना फिलीपींस के पूर्वी तट पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? 1857 की क्रांति की बात हो रही है और वो कौन थे जिन्होंने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो क्या जवाब होगा? तो याद रखना है मंगल पांडे थे, वो मंगल पांडे थे। फिर प्रश्न ये बना जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों में जनघनत्व कितना है? तो याद रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर प्रश्न पूछा यूएनओ के महासचिव 13 अक्टूबर को सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया था? एंटोनियो गुटेरस को नियुक्त किया था, एंटोनियो गुटेरस को नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2017 से शुरू हुआ। फिर अगला प्रश्न शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी का जो बचपन में नाम था वह था फरीद। किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। याद है ना, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, तीनों के कारण। ओके। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा था, संगठन कौन सा था? तो याद रखना आर्य समाज था। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य है, ध्यान से सुनिए। देखो उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, यहां मामला गड़बड़ है। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, ये भी नहीं है, सही क्रम पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर जो केरल राज्य बीच में आ रहा है वह मामला गड़बड़ कर रहा है, लेकिन यहां पे हमें ध्यान रखना है। इस तरह से है प्रश्न। सबसे ज़्यादा यूपी, यूपी के बाद में अगर बात करेंगे अपन तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में अगर बात करेंगे तो बिहार, और बिहार के बाद में अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ये गलत है, एक ऑप्शन गड़बड़ है, इस कारण से कोई उत्तर सही नहीं है इसका। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, हाँ ये गड़बड़ है, आंसर सही नहीं है ना भाई। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, इंटरपोल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इंटरपोल का जो अध्यक्ष है किम जोंग यांग को नियुक्त किया गया। किम जोंग वो तो उत्तर कोरिया का है भाई, उत्तर कोरिया, ये उत्तर कोरिया के हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, नादिर शाह के भारत आक्रमण समय मुगल सम्राट कौन था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था भाई, मोहम्मद शाह। सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? फंडी की खाड़ी में आता है सबसे ऊंचा ज्वार। 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। फिर आपसे पूछा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। फिर प्रश्न बना शिवाजी, अच्छा एक प्रश्न इसको रिपीट देख लो एक बार दोबारा से। महासचिव का प्रश्न पूछा गया है। अध्यक्ष आता तो मीरा कुमार, अध्यक्ष आता तो मीरा कुमार करते अपन, यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न है शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि के समय मुगल सम्राट कौन था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखना औरंगजेब था। फिर प्रश्न पूछा वोल्गा नदी कहां गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर प्रश्न पूछा 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की भारत सेवक समाज की स्थापना। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया, इस तरह से प्रश्न पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यही तो प्रश्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर कितनी भारत की? देखिए आपके सामने सबसे मेन प्रश्न है, आपसे पूछा गया तो इसका उत्तर है 73%। यह आपसे ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की साक्षरता दर कितनी है, यह प्रश्न आपसे पूछा है तो 73% है। देखिए 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो ताकि सबको पता चले, सब जग चुके हैं, अब सुबह सवेरा हो गया है, सुबह की शुरुआत होनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 73% अंतिम आंकड़ों के अनुसार, याद करना यह प्रश्न। वाह, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। इस प्रश्न को आगे शुरू करते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? रॉबर्टो एजेविडो है। याद करना, इनका यह दूसरा कार्यकाल है, प्रेजेंट में इनका दूसरा कार्यकाल है। रॉबर्टो एजेविडो को इनका यह दूसरा कार्यकाल है। आपसे पूछा भाई ये कौन है? ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, याद रखना, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है ये। अगर आपसे पूछा गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, वह युद्ध, इसमें मराठों का नेतृत्व किसने किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया तो याद रखना सदाशिव राव ने यह नेतृत्व किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को अपन ने पहले भी किया, एक बार और करते हैं। वोल्गा है, याद करिए, वोल्गा। इसके बाद में विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित है? ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। इसी तरह अगर आपसे पूछा 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, तो याद रखना 64.46 है, जबकि राजस्थान की कितनी है? 52.1 है, ये राजस्थान की है। याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा 2 दिसंबर को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो सुनील अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया था। याद करना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी जगह पर फिर सुशील चंद आए थे वर्तमान में। ओके, आपसे पूछा पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो प्रथम यह है, प्रथम सुकुमार सेन है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। यस, अब तो सवेरा हो गया, अब तो जागो, जगाओ सभी को, पूरी
मतलब क्लास चल रही है तो इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान का था मामला। यस, अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था, तो इस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताइए आप। मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। याद रखिए, बहुत सही उत्तर बताइए, जल्दी से आप बताइए। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? और यह प्रश्न है 943 नंबर। और इसके बाद में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। करंट के मुद्दे आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था कि करंट के मुद्दे करेंगे अपन, और वो करेंगे। वेरी गुड मोहम्मद शाह, क्या बात है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मरे और डार्लिंग नदी कहां बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है, याद करिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पहली महिला कौन बनी थी? देखो, इस प्रश्न का उत्तर है एनी बेसेंट। जबकि भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? भाग लेने वाली ये थी। और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। याद है ना आपको? इस प्रश्न के बारे में पहले भी बताया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। याद करना, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें जो सही उत्तर आपका है वह 2 नंबर है। इसके बाद में आपसे पूछा गया, हमारे धर्म रसोई में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। अगर आपसे पूछा यह कथन किसका है, तब आपका क्या जवाब होगा? तो ध्यान रखना, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, संविधान की किस अनुसूची में जनगणना का प्रावधान है? तो याद रखना, 7वीं अनुसूची में जनगणना का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक समवर्ती सूची है। याद है ना आपको? और जो जनगणना है वह संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। याद रखना, केंद्र सरकार कानून बनाती है।
परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। याद रखना, यस, समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था। याद रखिएगा। जनगणना 2011 भारत की स्वतंत्रता के बाद क्रम से कौन सी थी? 7वीं। याद करिए। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु BR अम्बेडकर साहब को कहते हैं, आधुनिक युग का मनु कहते हैं। इसी तरह जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही क्रिटिकल बना दिया गया है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर अगर अपन बात करेंगे दशकीय वृद्धि दर का, तो याद रखना 17.7% रही। अगर आपसे पूछा वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, ये तो दशकीय वृद्धि दर है, आपसे पूछा वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, फिर क्या करोगे? तो याद रखना वार्षिक वृद्धि दर रही 1.64%। ये वार्षिक वृद्धि दर थी। फिर आपसे प्रश्न पूछा सबसे ज्यादा वृद्धि कहां की है? तो मेघालय की सर्वाधिक वृद्धि है। मेघालय की सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे कम कहां की है? तो याद है ना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नागालैंड की सबसे कम वृद्धि है। ये मेघालय है, ये नागालैंड है। फिर प्रश्न अगला, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके साथ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूना समझौता तो याद रखना भीमराव अंबेडकर साहब के बीच हुआ था। फिर आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं सबसे ज्यादा? तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई? तो याद रखना राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का अगर आपसे प्रश्न पूछा गया, और यह प्रश्न अगर आपसे वापस पूछा जाता है, तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद में किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा यूरोप में एक भी नहीं है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया वयोवृद्ध क्या बात है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, याद है ना? दादा भाई नौरोजी, क्या बात है, क्या बात है दादा भाई नौरोजी, यस। अगला प्रश्न, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? यह रिपीट हुआ है, चंबल। और आगे प्रश्न, सिविल सेवा IAS चयनित होने वाले पहले भारतीय, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है सिविल सेवा में, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है, सिविल सेवा IAS में यह पहले भी रिपीट हुआ था, उस समय अपन ने गलती से सत्येंद्र नाथ टैगोर साहब कर लिया था, शायद जहां तक मेरा मानना है वो गलती से हो गया था। इसका उत्तर जो है याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पंजाब। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा पंजाब। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, सुमेलित कीजिए, गिर वन कहां है? गिर वन गुजरात है। भरतपुर सेंचुरी कहां है? राजस्थान है। काजीरंगा कहां है? असम है। बांधवगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में कितनी है? 13। 13वां कौन सा है? 13वां बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये 13वां बंदरगाह है, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, यस, याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और याद रखना गुरु अर्जुन देव जी ने रखी। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने रखी। फिर अगला प्रश्न सुमेलित करना है। देखो आपसे पूछा सरिस्का कहां है? राजस्थान में है। आपसे पूछा सरिस्का कहां है? तो राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा गया ये प्रश्न तो फिर आपसे पूछा गया सरिस्का कहां है? तो राजस्थान में है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है
कि भाई बांदीपुर कहां है, तो ध्यान रखना कर्नाटक में है। फिर आपसे पूछा गया दूधवा कहां है, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में है। और सिमलीपाल कहां है, ओडिशा में है। फिर अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक जुलाई 2018 लागू किया गया। इस अधिनियम को किसके स्थान पे लागू किया गया, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। 965 नंबर क्वेश्चन है और यह 1988 के स्थान पे लागू किया गया। बहुत बड़ी बात है, हम लोगों ने धीरे धीरे अकबर की प्रमुख स्थापत्य कला जो देन थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थापत्य कला जो आज भी याद करते हैं अकबर को, फतेहपुर सीकरी, बुलंद का दरवाजा, विश्व धरोहर। यस, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, तो याद रखना किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसका उत्तर है औरंगजेब। अच्छा, आपसे पूछा गया पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, तो सौभ मंडल में सबसे ज्यादा वायुमंडल का घनत्व होता है। यह सौभ मंडल सबसे अशांत परत मानी जाती है, सौभ मंडल अशांत परत मानी जाती है। फिर आपसे पूछा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखो ये प्रश्न दोबारा आया, एनसीबीसी, याद है ना, एनसीबीसी मैंने बताया था ना, एनसीबीसी याद करो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया। ये देखो, ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 102वां संविधान संशोधन है। एनसीबीसी 102वां संविधान संशोधन बना। फिर आपसे पूछा गया गुलरुखी नामक कविताएं कौन लिखा करते थे, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। वो कौन शासक है जो गुलरुखी नामक कविताएं लिखा करता था, सिकंदर लोदी थे। फिर अगला प्रश्न, कोलकाता मेट्रो को नया जोन कब बनाया गया, 29 दिसंबर 2010 को। और ये आपको पता है कौन से नंबर का जोन था, ये 17वां जोन था। फिर 18वां कहां पे बना, 18वां आंध्र प्रदेश बना। 18वां जो जोन बना है वह आंध्र प्रदेश में बना है, याद रखिएगा। यह पहले प्रश्न आपको बता दिया था, 18वां रेलवे जोन आंध्र प्रदेश। यस, अगला प्रश्न, कौन सा मुगल सम्राट है जिसे न्याय की जंजीर के नाम से जानते हैं, जहांगीर न्याय की जंजीर के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा गया ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो याद रखना समताप सीमा में पाई जाती है या समताप मंडल में पाई जाती है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अक्टूबर 2010 में गठित किया, इसके संबंध में असत्य क्या है, इस संबंध में सत्य लिखना है आपको, असत्य नहीं। यह प्रश्न है। इसको उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की जेल हो सकती है, 10 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है, बिल्कुल सही है। मुख्यालय मुंबई में है, हां बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अब हमारे से क्या प्रश्न पूछा गया, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक प्रश्न है, याद रखिएगा, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुलामों के लिए पृथक विभाग को गठित करने वाला कौन था, तो याद रखिए पृथक विभाग का गठन करने वाला जो था, अगर मैं बात करूं तो वह था फिरोज तुगलक। फिर हमारा प्रश्न ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और वह प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707। फिर अगला प्रश्न, जो अपना है सुमेलित कीजिए, कुछ पौने हैं उनको सुमेलित करना है, आपके सामने है। और इसका सही उत्तर है 3, मतलब सिराको चलती है इटली में,
और आपसे पूछा ब्रिक फोल्डर चलती है ऑस्ट्रेलिया में, और आपसे पूछा सामोन चलती है ईरान में, और आपसे पूछा बागियो चलती है फिलीपींस में। इस तरह से ये प्रश्न है, ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर से शुरू हुई है। इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 19-20, अंतरिम बजट 19-20 में की गई थी। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न दोबारा आया है, लेकिन अलग तरीके से आया है, उस तरीके में नहीं है, अलग तरीके से आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो इस तरह से अगला प्रश्न आपके सामने, अमीर खुसरो किस शासक का दरबारी कवि था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया, अमीर खुसरो किस का दरबारी कवि था? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह से इस प्रश्न के बारे में बात करनी है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया है तो किस तरह से आप उत्तर दोगे? तो देखिए 281 नंबर प्रश्न, और इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, ये था उत्तर। ओके, नेक्स्ट, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वह है सुपीरियर झील। याद करिएगा, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो नंबर 183 यानी 983 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, और जो 983 नंबर प्रश्न है वह इस तरह से है। आपसे पूछा जाए तो 983 नंबर का जो उत्तर सही होगा, पूर्वी आर्थिक मंच अगर आपसे पूछा जाता है इसका गठन कौन से सन में होता है, या रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष यह स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सन 2015 में यह स्थापित किया गया था। फिर आपसे प्रश्न यह पूछा गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में रोटा वायरस का विस्तार पूर्ण संपूर्ण देश में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया, तो इसके शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत की गई। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, अगला प्रश्न इस तरह से है आपके सामने, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान जो हाल ही में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है, वह कहां से शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे बताना है, और वह दिल्ली से शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? वह दिल्ली से शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था जो चर्चा में चल रही है, किन दो राज्यों ने आपस में लाभार्थियों को यानी स्वैप कार्ड देने के लिए समझौता को मंजूरी दी है? यानी 986 नंबर जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। इसका संबंध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। टेक्निकल टीम से मेरा अनुरोध है कि एक बार इसको चेक करें। हाँ, नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से है, अगर ये पूछा जाता है तो सैन्य सेवाओं में युद्ध काल यानी बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है परमवीर चक्र। इसका उत्तर है परमवीर चक्र। याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पायलट परियोजना में शामिल नहीं है? मतलब जो ये पायलट परियोजना शुरू हुई है इसमें किस राज्य को शामिल नहीं किया है? तो कर्नाटक को शामिल नहीं किया गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डाक टिकट बनाने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है? डाक टिकट के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था मेरे साथ। गुड मॉर्निंग और
यह बहुत अच्छी बात है कि आप सभी पूरे रात से लगातार चले रहे हैं। कुछ इनमें से गए थे, लेकिन अब आप उन सबको जगा दो जो सो रहे हैं अभी तक, उनको जगा दो। और अब हम लोग एक उस टॉपिक को करने जा रहे हैं। इसके बाद में 103वां संविधान संशोधन और उसके बाद में जयपुर जंतर मंतर की बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बात करने जा रहे हैं और यह प्रश्न आपका जो है वह इसका सही उत्तर आपसे पूछा जाए तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने फ्री वाईफाई पहुंच सुनिश्चित करने की मंजूरी दी है? यानी फ्री वाईफाई सेवा। यस, जागो उठो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, यह हुई ना बात। क्या बात है, वाह, यस यस, चलते रहो चलते रहो, यह हुई। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश वाईफाई सेवा सुनिश्चित करने की बात हुई है, तो याद रखना यह नई दिल्ली है, यहां पर सुनिश्चित की गई है। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है? याद करिए, ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में भारत का 7वां स्थान है। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में भारत का 7वां स्थान है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल भारत के किस पत्रकार को दिया गया? और इसका उत्तर है रवीश कुमार। क्या है? रवीश कुमार। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये हुई ना बात। गुड मॉर्निंग, ये हुई बात। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है? यह प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता सेनानी जो पिंगाली वेंकैया है उनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना 2 अगस्त को मनाई जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बिहार से हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शेयर करो मित्रों, जगाओ सबको, अपन बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। जागो उठो, लक्ष्य प्राप्ति। क्या बात है, चलो चलो जल्दी से। और यह प्रश्न हमारा, हाल ही में सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? यानी यह बहुत बड़ा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। सेव ग्रीन अभियान जो है यह वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हाल ही में किन उत्पादों में आईबीएस प्रमाण पत्र शुरू किया है? तो यह उत्पाद है पश्मीना, यह पश्मीना है। अगला प्रश्न जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जयपुर का परकोटा विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव लेके आए। यस, हमने कहा था आपसे, और इसके लिए हम एक नया बिंदु बनाने वाले हैं। यह प्रश्न है और इसके साथ ही अपन विश्व धरोहर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि अपने लिए उस स्लाइड को लगाया जाए जो अपन विश्व धरोहर की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। और देखिए, शामिल करने का प्रस्ताव कब भेजा गया? जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव। तो ध्यान दें, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा वहां भेजा गया था सितंबर में, याद करना। और राजस्थान सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा गया था जुलाई में। ओके, और यह दर्जा मिला है, याद करना, यह जो दर्जा मिला है वह मिला है 6 जुलाई को दर्जा दिया गया। यह बाकू शहर में बैठक हुई थी, बाकू शहर में यह दर्जा मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकू शहर में यह दर्जा, अजरबैजान में यह शहर स्थित है, यहां पर यह दर्जा दिया गया था। वाह क्या बात है, इसका उत्तर बी है, बिल्कुल बी। अगला प्रश्न, जंतर मंतर को यूनेस्को की कौन सी जगह बैठक हुई थी, वहां शामिल किया था? देखो 2010 में जंतर मंतर शामिल किया गया था और यह बैठक यूनेस्को की ब्राजीलिया में हुई थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न हमारा यह है, 39वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है जो 12 फरवरी 2019 को रखा गया है? तो इसका उत्तर है क्लाउड तेंदुआ। इसका उत्तर है क्लाउड तेंदुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको पता है
हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ 2 टॉपिक और करेंगे, क्योंकि आपके जुनून को मेरा सलाम है। वास्तव में आप पूरी रात एक साथ, मतलब खाना खाने भी नहीं गए होंगे। जो खाना खाने नहीं गए अब तक, वो एक बार थम्स अप कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन ने खाना नहीं खाया मेरे साथ। यस, बताइए जल्दी से। ओके, ये हुई ना बात। क्या बात है, क्या बात है। इतने लोगों ने नहीं खाया अभी तक खाना। आज सबके लिए यही प्रोग्राम रखते हैं खाने का। आइए, जोधपुर उत्कर्ष संस्थान में आपका स्वागत है सर के जन्मदिन के अवसर पर। आह, क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपके सामने ये प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, ये है भारतीय फारसी वास्तुकला शैली पहली बार किस मकबरे में देखी गई? याद रखना, भारतीय वास्तुकला शैली पहली बार किस मकबरे में देखी गई? तो याद रखना, यह मकबरा था हुमायूं का। अब आपके सामने एक लास्ट प्रश्न है, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 टॉपिक और करने वाले हैं। उस टॉपिक को करेंगे और लास्ट प्रश्न को सबसे लास्ट में करेंगे। पहला टॉपिक है विश्व धरोहर। फिर हम बात करेंगे जो टॉपिक अपने पहले रखा था, नीति आयोग के बारे में। तो मेरा छोटा सा अनुरोध है टेक्निकल टीम से, एक बार इस बोर्ड को सेट करें ताकि हम इस क्लास को आगे बढ़ाएं, हमारी यूनिट को आगे बढ़ाएं। यस, अब हम बात करने जा रहे हैं 103वां संविधान संशोधन। याद है ना आपको? तो देखिए, 10% आरक्षण की बात, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी आय कम है, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। आपको याद है ना, अगर आपसे पूछा गया आरक्षण देने की बात कब की गई, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? केंद्र सरकार ने आरक्षण देने की मंजूरी जो दी थी, वह मंजूरी दी थी 7 जनवरी 2019 को। याद है आपको? 7 जनवरी 2019 को आरक्षण को मंजूरी दी गई थी। फिर हमारा दूसरा प्रश्न यह था कि आरक्षण को मंजूरी दी गई केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा यह मंजूरी दी गई, केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा। और केंद्रीय मंत्री परिषद की जो यह बैठक हुई थी, यह बैठक हुई थी 7 जनवरी को, और इसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री जी ने। याद करिए, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 10% आरक्षण की घोषणा होती है। और जो 10% आरक्षण की घोषणा की जाती है, याद करना यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक विशेष आधार रखा जाता है। और वो आधार इस तरह से रखा जाता है, जिसकी आय 8 लाख या इससे कम हो। जिसकी आय 8 लाख या इससे कम हो, पहली शर्त यह रखी गई थी।
फिर दूसरी शर्त यह रखी गई थी, महानगर में, यस, महानगर में 100 वर्ग गज में मकान या इससे कम में मकान हो। महानगर में 100 वर्ग गज में मकान या इससे कम में मकान हो। इसी तरह आपसे पूछा गया, शहर में 200 गज का मकान हो या फिर इससे कम में मकान हो। इसी तरह आपसे यह भी पूछा जा सकता है, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो या फिर 5 एकड़ या इससे कम हो। फिर गांव में मकान 1000 गज का हो, 1000 गज में गांव का मकान हो सकता है, याद रखना, या फिर इससे कम होना चाहिए। यानी 10% जो आरक्षण देने की बात हुई है 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और उसका पहला आधार था 8 लाख या इससे कम आय। दूसरा जो आधार था इसके लिए 100 वर्ग गज महानगर में मकान। तीसरा बड़ा आधार था 200 वर्ग गज में मकान या इससे कम में महानगर यानी शहर में। इसके बाद में कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ या इससे कम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100 गज या इससे कम में मकान। अब यहां पे आगे बना प्रश्न, कैसा प्रश्न आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यह बना, इस आरक्षण को संवैधानिक मान्यता देनी जरूरी थी। तो संवैधानिक प्रावधान के लिए एक विधेयक लेके आए थे और जिसका नाम था 124वां संविधान संशोधन विधेयक। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? इसका नाम है 124वां संविधान संशोधन विधेयक और वह 103वां संविधान संशोधन है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? तो याद रखना, लोकसभा में यह पेश किया गया था 8 जनवरी को। फिर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह विधेयक राज्यसभा में कब पेश किया गया? तो याद रखना, यह विधेयक राज्यसभा में 9 जनवरी को पेश किया गया था। दोनों जगह उसी दिन पारित हो गया था। यहां 8 जनवरी को, यहां 9 जनवरी को पारित हुआ था। फिर इस विधेयक के जरिए 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, एक तो 15(6) जोड़ा गया तथा एक 16(6) जोड़ा गया। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है, 10% आरक्षण देने के लिए कितने नए आर्टिकल जोड़े गए? तो याद रखना, 10% आरक्षण देने के लिए 2 आर्टिकल नए जोड़े गए। पहला आर्टिकल जो जोड़ा गया है वह 15(6) है। तो आर्टिकल 15(6) में क्या है? उच्च शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, यह पहला बिंदु बना, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण। फिर दूसरा बिंदु बना, आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है 16(6), सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही। यानी सरकारी नौकरियों के लिए जो आरक्षण है वो तो है आर्थिक आधार पर और वह है, आपको ध्यान रखना है, 10%। इसी तरह उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण है, वह 15(6) की बात है। ये दोनों व्यवस्था 15(6) और 16(6) के अंतर्गत है, याद करना है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से यह इंपॉर्टेंट है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019, 103वां संविधान संशोधन, और इसके तहत 2 आर्टिकल जोड़े, एक 115(6) और एक 116(6). 115(6) में उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात, 116(6) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षण की सीमा क्या है? वेरी गुड, आरक्षण की सीमा यह है जिनकी आय 8 लाख या इससे कम हो। फिर प्रश्न पूछा महानगर में कितना मकान होना चाहिए? 100 गज का मकान हो। फिर प्रश्न पूछा छोटे शहरों में कितना मकान? 200 गज का मकान चलेगा या इससे कम हो। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया कि भाई
कृषि योग्य भूमि कितनी हो, 5 एकड़ या इससे कम हो। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया कितने गज का गांव में मकान हो, तो ध्यान रखना 1000 गज का गांव में मकान होगा तो भी चलेगा। यह है प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे से प्रश्न पूछा गया कि भाई ये आरक्षण देने के लिए बिल कब लेके आए, तो बिल लेके आए देखो 8 जनवरी को, फिर 8 जनवरी को लोकसभा में पारित, 9 जनवरी को राज्यसभा में पारित, और फिर आपसे प्रश्न पूछा गया उस शिक्षण संस्थाओं के संबंधित आर्टिकल कौन सा, 15(6) आर्थिक आधार पे और 16(6) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी के साइन कब हुए, यह प्रश्न है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी के साइन कब हुए, जो ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है याद करना, इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी के जो साइन हुए वो 12 जनवरी को हुए। संपूर्ण भारत में यह विधेयक 14 जनवरी को लागू हो गया, यह भी आपको याद रखना है। संपूर्ण भारत में यह विधेयक 14 जनवरी को लागू हो गया और इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात, देश का पहला राज्य गुजरात। याद करिएगा देश का पहला राज्य कौन है, गुजरात, और दूसरा राज्य जो है आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दूसरा राज्य यूपी है। पहला राज्य गुजरात और दूसरा राज्य यूपी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया कि यह आरक्षण बिल जो है इसको लागू करने के बाद उच्च शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त सीटें कितनी बढ़ाई गई। यस, 14 जनवरी से लागू। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे यह प्रश्न पूछा उच्च शिक्षण संस्थाओं में कितना प्रतिशत अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई, तब आपका उत्तर होगा बजट 2019-20 में अंतरिम जो बजट था, इसमें हमारे देश में सभी शिक्षण संस्थाओं में 25% नई सीटें घोषित की जो उच्च शिक्षण संस्थान थे। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह भी मेन है, आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न से भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में 25% आरक्षण की बात की गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया था। मैं जब क्लास ले रहा था उस समय मेरे से कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था, सर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के सदस्य कौन है। तो आप लोगों को पता है 6 जून को नीति आयोग में बदलाव कर दिया गया। 6 जून को नीति आयोग में बदलाव कर दिया गया था। और जो बदलाव किए गए थे मैं उनकी चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं। नीति आयोग में कौन कौन से बदलाव किए गए, तो नीति आयोग में जो पहला बदलाव है, सबसे पहली बात यह है, यह हमारा नीति आयोग है। जो विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे सर नीति आयोग क्या है या फिर इसका उपाध्यक्ष कौन है, अब मैं आपके सामने बता देता हूं, यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है, यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। यस, इसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है, आपके सामने है। और इसकी स्थापना की अगर बात आए तो इसकी स्थापना जो होती है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, घोषणा अप्रत्यक्ष रूप से होती है। क्योंकि कैसे होती है अप्रत्यक्ष रूप से, इसको जरा समझना, यह बहुत ही शानदार टॉपिक बनता है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार कहा था कि योजना आयोग अपना अस्तित्व खो रहा है, उसकी जगह एक नया आयोग आना चाहिए। और नया आयोग कौन सा आया, उसकी जगह नीति आयोग हुआ। इसीलिए अपने से पूछा गया, याद रखना कि वह कौन सा आयोग है, वह कौन सा आयोग है जिसके लिए
अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा हुई थी, वह था नीति आयोग। ध्यान दें, नीति आयोग की स्थापना 15 अगस्त को घोषणा अप्रत्यक्ष रूप से, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश से इसकी स्थापना होती है। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश से स्थापना होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ऑफिशियल आदेश होता है और यही कार्यालयी आदेश सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। यह स्थापना होती है। और आपको यहां ध्यान रखना है, कार्यकाली आदेश की अगर बात पूछी जाती है तो यह भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। यह 1 जनवरी 2015 में स्थापना की जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है इसका क्या प्रोसेस बनाया जाता है, तो देखो, एक अध्यक्ष बनाया जाता है, एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है, फिर सीईओ बनाया जाता है, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, सीईओ बनाया जाता है, फिर पदेन सदस्य बनाए जाते हैं, फिर पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाते हैं। याद करना, अब मैं इसमें वर्गीकरण बताने वाला हूं। फिर अंशकालिक सदस्य बताए जाते हैं, अल्पकालीन और अंशकालिक सदस्य बनाए जाते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पे प्रश्न क्या बना, अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होगा। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होगा, पहले और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, और याद रखना उपाध्यक्ष पहले थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में राजीव कुमार का दूसरा कार्यकाल, यह भी आपको याद रखना है। सीईओ पहली सिंधु श्री खुल्लर थी, वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत है, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया हाल ही में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बात है, वाह। अगला प्रश्न, पदेन सदस्य जो थे, पदेन सदस्यों की बात हुई थी, तो ध्यान रखना पहले पदेन सदस्य 4 थे, बाद में इनमें 5 किए, फिर वापस बदलाव किया। वो बदलाव क्या है अब मैं आपके सामने बताने वाला हूं। 4 जून 2019 को जो बदलाव किया गया, 6 जून 2019 को जो बदलाव किया गया है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दें। याद रखिए, पूर्णकालिक सदस्य पहले 4 थे, अब 3 कर दिए गए। अंशकालिक सदस्य ये 2 है, कॉलेजों के प्रोफेसर होते हैं। तो पदेन सदस्यों में क्या बदलाव हुआ, पूर्णकालिक सदस्यों में क्या बदलाव हुआ, याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न को देखेंगे अपन, ध्यान रखना। तो ध्यान दें, पहले पदेन सदस्यों में क्या बदलाव आया, यही वो बदलाव है जो आपके लिए एक प्रश्न लेके आएगा। हो सकता आपका भविष्य बदल दे, यही वो प्रश्न है। बदल सकता है एक प्रश्न अपना भविष्य, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्न आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो प्रश्न इस तरह से आपका, पदेन सदस्य पहले थे 1 नंबर पे कृषि मंत्री, यानी वित्त मंत्री 1 नंबर पे वित्त मंत्री था। नंबर 2 पे कौन थे, नंबर 2 पे गृह मंत्री थे। नंबर 3 पे कौन थे, रेलवे मंत्री थे। नंबर 3 पे कौन थे, रेलवे मंत्री थे। नंबर 4 पे कौन थे, अगर आपसे पूछा गया नंबर 4 पे कौन मंत्री थे, तो देखो वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री थे। इसके बाद में क्या हुआ, एक बदलाव किया, एक नया पद और जोड़ा, राज्य आयोजना मंत्री। और ये 5वां पद था, राज्य आयोजना मंत्री, ये नया जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये तो पहले वाली व्यवस्था थी। अब इस पहले वाली व्यवस्था में 6 जून को क्या बदलाव किया, ये मेन था। तो 6 जून को क्या बदलाव हुआ वो सुनना जरा। वित्त मंत्री ऐसे कैसे रहा, इसमें एक तो ये प्रश्न, वित्त मंत्री ऐसे कैसे रहा, ये ऐसे कैसे। गृह मंत्री रहे, बिल्कुल है, गृह मंत्री भी ऐसे कैसे रहे। लेकिन यहां रेलवे मंत्री जो थे, इसकी जगह पर नया पद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो नया पद आया रक्षा मंत्री। याद रखना, यहां पर जो नया पद आया वो नाम है रक्षा मंत्री। बहुत अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। नया पद जो आया है वो कौन है, रक्षा मंत्री है। याद करिए, देखो इधर रेलवे मंत्री, यहां है रक्षा मंत्री। फिर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बिल्कुल ऐसे कैसे हैं। कृषि मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कहते हैं।
और यह भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। याद रखिए, यह पहला बदलाव है। पहले कितने सदस्य थे? 4, फिर 5 हुए, लेकिन अब वापस परिवर्तन कर दिया और यह पद इस तरह से है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जैसा कि आपको पता है। यस, इसी तरह गृह मंत्री आपको पता है अमित शाह जी है, और आप सब जानते हैं, एक बार अमित शाह जी के बारे में भी बहुत बड़ी बात है। और रक्षा मंत्री आप सब जानते हैं। जल्दी से जल्दी इनके नाम आप अपने कमेंट में लिखिए। रक्षा मंत्री जी का नाम लिखिए, प्लस गृह मंत्री जी का नाम लिखिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इसी तरह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, यह बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। इसके बाद में क्या परिवर्तन आया? इसके बाद में परिवर्तन आया पदेन सदस्यों में। पदेन सदस्यों के बाद में पूर्णकालिक सदस्यों में परिवर्तन आया। पूर्णकालिक सदस्यों की मैं बात करूंगा तो यह भी महत्वपूर्ण पर्सन है। पूर्णकालिक सदस्यों की मैं बात करूंगा तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछा जाता है तो पूर्णकालिक सदस्यों में पहले नंबर पे विवेक वीके सारस्वत। अगर आपसे पूछा गया सबसे पहले कौन थे, तो वीके सारस्वत। एक तो ये नाम आता है। फिर नंबर 2 पे कौन है, तो याद रखना वीके पॉल। फिर नंबर 3 पे कौन है, तो याद रखना रमेश चंद। ध्यान से सुनना, अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सन बनता है और वह 4 नंबर पे बनता है विवेक देवराय। विवेक देवराय। और यहां पे जो परिवर्तन आया है सबसे बड़ा, वो इस तरह से है, जो विवेक देवराय है उनको अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये पहले शामिल थे 2014 से लेकर, यानी 15 से लेकर 2019 जब पुनर्गठन हुआ उससे पहले तक। अब ये शामिल नहीं है। याद करना, ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है। पूर्णकालिक सदस्यों में 3 शामिल है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना लास्ट प्रश्न करेंगे, और वह प्रश्न आपका यह था, दिल्ली सुल्तान और दिल्ली सल्तनत से बनने से पहले 100वां प्रश्न अपना इस तरह से था। और 100वां प्रश्न अपना यह है, दिल्ली सुल्तान बलबन सुल्तान बनने से पूर्व किस सुल्तान के दरबार में नायब मामलात पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही उत्तर था, याद रखिए, नासिरुद्दीन शाह। और आज इसी के साथ ये 1000वां प्रश्न कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके सामने हमारी टीम है, इस तरह से देखिए, स्वागत के लिए आपके। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप सभी का भी, जो पूरे टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े रहे और आपने ओपी सर का ये जो मिशन लिया हुआ था सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का, वो पूर्ण करवाया। आप सभी भी इस धन्यवाद के उतने ही पात्र हैं। तो दोस्तों, आप सभी के सामने हमारे ओपी सर ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है उत्कर्ष क्लासेस के लाइव रिकॉर्डिंग का, लाइव क्लासेस का, जो कि 13 घंटे 13 मिनट 13 अगस्त के लिए चलाई गई, इसका कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरे प्यारे मित्रों, आज निर्मल सर का जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन के उपहार स्वरूप जो आपको क्लास मिली है, इसी तरह का उपहार उत्कर्ष क्लासेस आपको निरंतर देता रहे, ऐसा आप हमें शुभाशीष दें। निर्मल सर को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते रहें और ध्यान रखें दोस्तों कि आपकी ही शुभकामनाएं उन्हें निरंतर इसी तरह के कार्य करने के लिए उत्साहित करती रहेगी। तो आपके सर के लिए, जिन्होंने रात भर निरंतर 13 घंटे 13 मिनट के लिए क्लास जारी रखी, उनका सम्मान, छोटा सा सम्मान हम आपके सामने आप ही की तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं माल्यार्पण कर रहा हूं हमारे ओपी सर का, जिन्होंने बहुत ही बखूबी इस कार्य को स्थापित किया। आपका बहुत बहुत सर स्वागत है, आपने इस तरह का कार्य किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। लाइए सर, मैं सर को एक बार माल्यार्पण करके स्वागत करता हूँ। प्लीज आप आगे आएँ। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सर। और हम मैं सर से एक बार पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि वो हमारी सबकी तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से स्वागत करें। बहुत अच्छा किया सर आपने ये। और इसी के साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में टेक्निकल टीम को, जो अनवरत लगातार जुड़े हुए हैं
और रात भर से इस सारे सिस्टम को टेक्निकली रूप से हैंडल कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेट की सुविधा है, सर के क्वेश्चनों का जूम है, स्विच है, इन सारी चीज़ों का बखूबी ध्यान रखते हुए हमारे साथ लगातार जुड़ी रही। और आपको भी दोस्तों मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर के जन्मदिन में आपने इतना योगदान दिया। अब मैं आशीष सर से निवेदन करूंगा कि सर को साफा पहना करके उनका उत्साहवर्धन करें और उनको इस कीर्ति के लिए सम्मानित किया जाए। प्लीज सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। साकिब सर, आप अपने प्लीज शो हाथों से सर को मुंह मीठा कराएं, जिन्होंने पूरी रात जग करके सर के लिए लाइव क्लास में। पहले आप मुंह मीठा कराइए, फिर सर के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी भी इसी तरह के इस ग्रेट काम के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति बने हैं, जिन्होंने हमारी क्लास को अनवरत रूप से सुना। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पूरे टाइम लाइव उपलब्ध रहे। आप सभी भी इसी तरह के सम्मान के पात्र हैं मेरे प्यारे मित्रों। लीजिए साकिब सर, आप भी धन्यवाद दें। दोस्तों बहुत मज़ा आ गया यार से आप लोगों का जो उत्साह देखकर ओपी सर के साथ। ओपी सर ने 13 घंटे का जो ये बीड़ा उठाया था, 13 का लक्ष्य जो था निर्मल सर के को उपहार देने के रूप में कि 13 तारीख 13 घंटे और 13 मिनट और 13 बहुत ही सेकंड। जबरदस्त मतलब सेशन रहा। हम सब लोग मतलब वॉच करते रहे पूरी रात भी, और हम सब खुश हैं। और आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। निर्मल सर इस ऐसी ही चीज़ों से काफ़ी मतलब प्रेरित होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो निर्मल सर को आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा उपहार दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे स्टाफ का, पूरे उत्कर्ष के स्टाफ का, जिसने पूरी रात ओपी सर के लिए मतलब निरंतर चाय पानी या अन्य व्यवस्थाएं जारी रखी जो इनको मतलब ज़रूरत थी। तो इन सब लोगों का मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज। तो मेरे प्यारे मित्रों, सर के जन्मदिन का पहला उपहार आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, और वो इस समय लाइव स्ट्रीमिंग के बाद अब रिकॉर्डेड बनेगा। आप उसे जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। और आप सभी मित्र जो यहाँ पधार रहे हैं, उत्कर्ष पधार रहे हैं सर को अपना जन्मदिन की शुभकामनाएं देने, आप सभी का स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारा यह प्रोग्राम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक YouTube पर लाइव स्ट्रीम होगा। तो जो लोग यहाँ नहीं पधार रहे हैं वो अपनी शुभकामनाएं उस लाइव प्रोग्राम के दौरान, जो कि रक्तदान महाशिविर होने वाला है, हम उसमें भी एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जो कि अपने आप में यादगार होगा। इतना अधिक रक्तदान, जितना अधिक रक्तदान संभव होगा वो करने का प्रयास करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया जो हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे। ईश्वर आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में इसी तरह की प्रेरणा और ऊर्जा के साथ प्रेषित करता रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.